नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपको स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आर ओ सॉरी माफ करिएगा, हम लोग आर ओ ए आर ओ को जो पी वाई क्यू है, घटना चक्र जो पी वाई क्यू है उसको डिस्कस करने हैं। इसको हम दो सेगमेंट में चल रहे हैं, एक हिंदी का पी वाई क्यू चल रहा है, साथ में दूसरा जीएस वाला। जीएस में हम लोग दोस्तों ये सब तक हमने एक वीडियो देख रखा है। ये वीडियो में जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, कौन सा एंशियंट हिस्ट्री का कवर हो चुका, जो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। आप उसे देख सकते हैं। जीएस के हिंदी में भी हम लोग विलोम शब्द देख चुके हैं। क्या विलोम शब्द देख चुके हैं? अब तक वहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसको भी देखना है आप चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों, पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है अमोघ क्लासेस। क्या है? अमोघ क्लासेज। उस पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आज की शुरुआत हमारा जो है मिडोल हिस्ट्री से है। कहाँ से? मिडोल हिस्ट्री से। वहां से देखते हैं। पहला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में से संबंधित था? जो फरिश्ता था किसके दरबार से संबंधित था? इसमें देखिए स्टार लगाया गया है। इसका क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है जो फरिश्ता था, फरिश्ता शाहनामा का लेखक ना होकर कौन था? फिरदौसी। क्यों? क्योंकि जो शाहनामा लिखा गया किसके? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं पतला कलम पेन, मोटा चल रहा है। ठीक, यानी जो शाहनामा था, शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा है। कौन? फिरदौसी। और फिरदौसी जो था वो महमूद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। यानी जो फिरदौसी था, फिरदौसी कौन था? फिरदौसी महमूद गजनी का दरबारी था। और यह और शाहनामा इसी ने लिखा है। और इसी के पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती। कई बार प्रश्न पूछा गया है, पूर्व के होमर, पूर्व के होमर की उपाधि किसे दी जाती है? तो क्या होगा उसका आंसर? फरिश्ता होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जबकि फरिश्ता तारीखे ए फरिश्ता और गुलशन इब्राहिम नामक पुस्तक भी लिखी है, यानी जिसकी दो पुस्तक और भी लिखी गई है। क्या नाम है? सॉरी, फरिश्ते जो है, फरिश्ता जो लिखा है, सॉरी जो फरिश्ता इसने पूछा गया है, फरिश्ते के बारे में जो ऑप्शन दिया गया है किसका था? फरिश्ता जो है, फरिश्ता जो है गुलशन इब्राहिम किताबी लिखा है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता था। अस्त्राबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहता था। ठीक दोस्तों, और बाद में यह बीजापुर चला गया। और फिर कह रहा है इसकी पुस्तक जो है तारीख है फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित है। पूछा जाए जो फरिश्ता की बुक है, कौन सी बुक है? तारीख है फरिश्ता, किस शासक पर लिखा गया है? तो उसका क्या आंसर होगा? इब्राहिम आदिल शाह। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त की? कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया था? क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार की नीति में विश्वास करता था, इसीलिए साम्राज्य नीति का जब साम्राज्य विस्तार कर रहा था इसने, इसीलिए एक सुसंगठित सेना का गठन किया था। ठीक है, साम्राज्य सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया। इसने सीमा प्रांत सुरक्षा के लिए सैनिक की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु समर्पित किलों की मरम्मत करवाई। ठीक दोस्तों, मंगोलों के आक्रमण के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों, फौजी सरदारों, युक्ताओं की भी सेना टुकड़ियां तैनात की। इतना काम इसने किया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है, थोड़ा ब्लर है, ठीक है, थोड़ा ब्लर है, खैर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? कौन हुआ दोस्तों? चंदावर के युद्ध, जयचंद। और फिर पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में। तो इसमें तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? इसी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश निम्नलिखित, अब गुलाम वंश से संबंधित कुछ प्रश्न है, देखिएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख के स्वयं को खलीफा सहायक घोषित किया? कौन था दोस्तों? बलबन। बलबन जो था, इसने जो गढ़मुक्तेश्वर जो मस्जिद थी उससे क्या कहा? गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद का निर्माण कराया था और उसके दीवार पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। कौन था? बलबन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल की सल्तनत की राजधानी थी? कौन थी दोस्तों? दिल्ली। दिल्ली जो था उस वक्त राजधानी थी। आगे चलिएगा।
कुछ फैक्ट दिया गया, इसको देख लेते हैं। लिख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने राजधानी लाहौर से कहाँ लाया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अगर पूछा जाए लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी राजधानी को, तो क्या नाम है उसका, इल्तुतमिश। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला कुछ खिलची वस्तु से संबंधित पूछा, इसमें देखिएगा ये जो है कुछ मतलब सल्तनत कालीन जो राजा हैं उनके नाम दिया गया, उनका क्षेत्र दिया गया, ठीक है। जैसे रणथंभौर कौन था, देवगिरी के कौन था, और चित्तौड़ कौन था, गुजरात का कौन था, ठीक है। रणथंभौर का हमीर देव, रणथंभौर का कौन है, हमीर देव, रणथंभौर का हमीर देव। चित्तौड़ का रतन सिंह, जहाँ पे ये अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, क्या नाम था, राणा रतन सिंह, ठीक है। देवगिरी का राजा जयचंद, और गुजरात का करदेव, ये क्या थे, वहां के राजा थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, अभी जस्ट हम लोगों ने दिया देखा, सॉरी, जो एक चीज ध्यान देखिएगा, जो बलबन था, बलबन जो था वो क्या, अभी हम लोग ने गढ़मुक्तेश्वर का जो मंदिर देखा था, उसमें क्या किया था, उसने अपने आप को क्या घोषित किया था, खलीफा का सहायक। यानी बलबन जो घोषित किया अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया है। जैसे खलीफा अपने आप को जो घोषित किया मुबारक खिलजी, मुबारक जो खिलजी कहा मैं खुद खलीफा हूं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डालते, उसके बाद कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना, स्वयं खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम और खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण की, ठीक है। अगला देखें, तुगलक वंश संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर को ही की स्थापना की, किसने की थी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के उन्नति के लिए, किसके लिए, अगर पूछा जाए दीवाने को ही किससे संबंधित है, कृषि से, किससे है, कृषि से संबंधित है, ठीक दोस्तों। दीवाने को ही की स्थापना की थी, किसके सुधार के लिए, कृषि से। यह विभाग मुख्य कार्य किसको को प्रत्यक्ष सहायता देकर भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था, भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाना था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार के कार्यालय स्थापित किए थे, कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने बंदगान मतलब कि जो इसके शासनकाल में जो दासों की संख्या सर्वाधिक थी, दासों की संख्या सर्वाधिक थी, और इसने क्या काम किया था, दास के लिए और एक अलग सा विभाग स्थापित किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य जन की भलाई के लिए कुछ परोपकार किए थे, जैसे नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और उसकी योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर वह बेरोजगारों की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। ठीक दोस्तों, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो किया था, पीडब्ल्यूडी की ये सर्वप्रथम का पूछा जाए तो कौन है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक। बगल में कुछ फैक्ट दे रखा है, आप इसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करा पाना संभव नहीं है, इसको हम अलग से फैक्ट के रूप में डाल देंगे, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है लोधी वंश, लिखा है किसने किसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा जो है आपको उत्तर प्रदेश का जो आगरा है यूपी का, किसने किया था, कौन है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है दोस्तों 1504 में यहां दिया हुआ, देख लीजिएगा। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पश्चात तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बहलोल लोधी जो लोधी वंश से संबंधित था, किंतु कुछ सरदारों ने उसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था वह निजाम खां की मां जयवत सुनार की पुत्री होना। यानी मतलब किया था यह उस योग्य नहीं थी, ठीक है, कि किसी सुल्तान की पत्नी बन सके, इसलिए लोगों ने इसको विरोध किया। तो बाद में क्या हुआ, वह लोधी जो सिकंदर लोधी था, सिकंदर शाह लोधी वो सिंहासन पर बैठा, कब बैठा है, 1489 में, ठीक है। 1504 में सिकंदर लोधी राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए, अगर पूछा जाए कि जो आगरा की स्थापना की थी, चूंकि आप अगर मैप देखेंगे तो आगरा और राजस्थान एकदम सटा हुआ है, उसी पर नियंत्रण के लिए क्या किया इसने,
यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर को बसाया था। ठीक दोस्तों, सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी शासक था। उसने कृषि, व्यापार और उन्नति के लिए प्रयत्न किए थे। नाप, पैमाना, गज ए सिकंदरी जो पैमाना है, मापा जाता जंजीर होती है, उसी का निर्माण इसने ही कराया था। निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, शिक्षित और विद्वान था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने गुलरुखी उपनाम की कविताएं भी लिखता था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, यानी जो अन्न होता था उसके ऊपर कौन कर खत्म किया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी जो है भूमि के मापन के लिए एक समान गज प्रचलन किया। मतलब गज प्रचलन ये था, ये भूमि की पैमाइश होती थी, उसके आधार क्या करता था, ये भूमि की पैमाइश करता था। ठीक है, इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह, अकबर ने अकबर भी किया था अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में किया। और सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात, जकात मतलब मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर, और जजिया जो होता है गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर को समाप्त कर दिया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे संबंधित विजयनगर साम्राज्य जो प्रश्न संबंधित है उसको देखते हैं। कह रहा है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अब अष्टदिग्गज पूछा जाए तो कौन थे? ये 8 महान कवि थे। कौन थे? 8 महान जो कवि थे तेलुगु, उससे अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय जो थे, जो विजयनगर साम्राज्य के संबंधित थे शासनकाल के, विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। ठीक है, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी, क्या होगा उसका आंसर? कृष्णदेवराय ने किया था। ठीक है, उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि, कितने? 8 महान कवि, और जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं 8 महान कवि कहा जाता, अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगर पूछा जाए तेलुगु शासन के स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो क्या उसका आंसर होगा? कृष्णदेव राय होगा। ठीक दोस्तों, और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेंडाना सर्वप्रमुख थे, और जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव, मनुचरित्र। और ध्यान दें, कृष्णदेवराय खुद कृष्णदेवराय जो थे स्वयं एक उत्कृष्ट कवि थे, और उनकी प्रमुख रचना अमुक्ता माल्याद है। इस पीछे पूछा गया प्रश्न, ये पीछे पूछा गया प्रश्न है कि कृष्णदेवराय की कौन सी रचना है। ठीक है, जो तेलुगु भाषा में लिखी, किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान देना है, इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी। क्या कौन सा नगर है? नागलपुर। कृष्णदेवराय ने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? नागलपुर। और इनके शासनकाल में पुर्तगाल से एक यात्री आए थे, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो है इनके शासनकाल में आए थे। और बाबर ने अपने आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया था। नहीं, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है उसने कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने अपने अधीन किस साहित्य को स्वर्णयुग माना जाता है? तेलुगु। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। 2006 में पूछा गया प्रश्न। अब्दुल रज्जाक जो था दोस्तों, वो विजयनगर आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। देखते हैं, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है जो दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित जो प्रमुख स्थापत्य हुए थे उसके बारे में। हमें ये देखना है जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है इसमें किसका योगदान नहीं था? किसका योगदान नहीं, मतलब किसने इसको निर्माण में नहीं काम किया था? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना कराई थी, इल्तुतमिश ने इसने पूरा कराया। फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे, जब क्षतिग्रस्त हो गया था इसे 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था इससे संबंधित नहीं था। अगले थे इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का नाम किसके आधार पर रखा गया था, एक सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर। ठीक है, यह गोलाकार 5 मंजिला इमारत है। फिरोज शाह तुगलक
के शासनकाल में चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, और साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण कराया। चौथी पांचवी मंजिल किसने निर्माण कराया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5वां मंजिल भी बन गया दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इससे संबंधित कोई योगदान नहीं दिया था। अब इसमें कुछ मतलब स्मारक दिए गए हैं और निर्माता दिए गए। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था, छोटा सोना मस्जिद का निर्माण किसने किया था, कदम रसूल का निर्माण इसने किया था, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था। ठीक दोस्तों, अगर देखा जाए अटाला मस्जिद कहाँ, अटाला मस्जिद ध्यान दीजिएगा ये जौनपुर में, कहा जौनपुर बता दे रहा हूँ, कहाँ है जौनपुर में। जौनपुर अटाला मस्जिद निर्माण किसने किया था, इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी क्यों, सरकी शासन वहां चल रहा था ना, सरकी शासन चल रहा था इसलिए। ए में टू कहाँ कहाँ पे, ये ऑप्शन आपका कट गया, यानी आपका ये बचा। अगला क्या है, छोटा सोना मस्जिद वाली मोहम्मद। छोटा सोना मस्जिद जो है वाली मोहम्मद करें, बी में 4, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। और सी में 1, देख लीजिएगा, ये छोटा सोना मस्जिद वाली मोहम्मद, कदम रसूल, नुसरत शाह, अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने गिराया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था, एटा में। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, इनका जन्म जो है 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान काशगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ऐतिहासिक विषय अगर देखें तो इनकी पहली मनसबी किरान उन सादेन है, और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह यानी अल्लाह, तारीख अल्लाही, ऐसे कुछ, और तुगलक नामा, कुछ अलग किताबें इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ पुस्तक दिया गया है और उसके कुछ पुस्तक दिया गया है और उसके कुछ लेखक, जैसे राज पंचाध्याय के कौन लेखक है, नंददास यानी ए में 3 है, मिला लिया जाए। ए में 3 कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा कौन है, चैतन्य भगवत का जो लेखक है इसको वृंदावन दास, बी में 1, सॉरी, चैतन्य भगवत का बी में 1, अगर बी में 1 देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक ऑप्शन, ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी यानी बी में 1 हो गया। चैतन्य मंगल का जयनंद हो गया और इसका नरहरि चक्रवर्ती हो गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये दिया भी है, रास पंचाध्यायी नंददास हो गया, चैतन्य भागवत वृंदावन दास हो गया, चैतन्य मंगल जयनंदा हो गया, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती हो गया। अब दिल्ली सल्तनत संबंधी कुछ अन्य जो प्रश्न है उसको देख लिया जाता है। क्या है, कह रहे निम्न किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। किसकी हुई थी दोस्तों, जौहर जो प्रथा हुई थी राजपूतों के शासनकाल में। तो जौहर क्या होता है, दरअसल जब पहले राजपूत जो होते थे उनके ऊपर जब आक्रमण किया जाता था, उनकी जो पत्नियां होती थी आक्रमण से बचने के लिए, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो उससे अपने आप को रक्षा करने के लिए वो अपने आप को आग में समाहित कर देती थी, इसीलिए इसको जौहर कहा जाता था। ये जौहर एक वीरता का प्रमाण है। ठीक है, देख लिया, राजपूत द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा, किसके लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुष के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान देती थी। ठीक है, आपको पता होगा, अपनी मूवी देखो पद्मावत देखा ना, पद्मावत जब आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जौहर करके जो रानियां थी कितने वो अपने आप को खुद डाल दी थी आग में। ठीक है, आगे थे, निम्नलिखित में से दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। यानी जो शाही महल था जहां राजा रहते, शाही महल मतलब जहां राजा रहते थे या सम्राट रहते थे, वो कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो शासनकाल में वो दोस्तों ऐसा होता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासन में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक दोस्तों, मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां या नसीरुद्दीन खां
ये उपाधि धारण की। जो खुसरो खां था इसने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की। इसका वास्तविक नाम पूछा जाएगा नसीरुद्दीन क्या होगा? मुबारक, सॉरी, खुसरो खां। इसका नाम क्या था वास्तविक? खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है, अब इसमें कुछ युद्ध दिया गया है, ठीक है, इसमें कुछ युद्ध दिया गया है। अब आपसे पूछा गया कौन सा युद्ध किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे चंदावर, चंदवाड़, चंदवाड़ या जिसे हम चंदावर कहते हैं, चंदावर क्यों 1194 में हुआ था। आप सभी को पता चंदावर को बहुत फेमस है, जयचंद के बीच में हुआ था जो, यानी ए में टू आप मिलाएंगे आपको दो ऑप्शन कट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड आपको होना चाहिए। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा युद्ध हुआ था दोस्तों सी में फोर मतलब ये होगा, ये देखो दो ऑप्शन फंसा दिया ना आपको। इसके बाद घाघरा की युद्ध, घाघरा की 1529 में हुआ था। डी मिथरी कहाँ पे? ये वाला ऑप्शन डी। आप ये ध्यान दीजिए, घाघरा की युद्ध किसके किसके बीच में बता दूंगा आपको। चंदावर का युद्ध जो हुआ था जयचंद के बीच हुआ, तो गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। सॉरी, थोड़ा इसमें पतला कर लूं, पतला क्यों फिर भी पता नहीं कैसे ले रहा, सॉरी। ठीक, जैसे ये किसके किसके बीच हुआ? तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर के थोड़ा पतला कर लिया जाए, विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर जो और अन्य जो इसके विरोधी शासक थे उनके खिलाफ हुआ था। घाघरा का युद्ध जो होता बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। और चंदावर का युद्ध जो हुआ था इसको हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कुछ विदेशी यात्री दिया गया है और पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं, किस देश से संबंधित है। इब्न तूता मोरक्को संबंधित है, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली से संबंधित है, ये भी सही। अबुल रजाक जो है ये तुर्की से नहीं था, ये तुर्की से नहीं था। कहाँ था ये दोस्तों? अबुल रजाक फारस का था। कहाँ? फारस का। कहाँ का था? फारस का था, ठीक है। नूनेज ये पुर्तगाल का था। ये ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देख लीजिएगा, दिया गया है। इब्न तुतुआ मोरक्को का यात्री था, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा कलर अगर चेंज कर लूं तो, यस, इब्न तुतुआ जो था दोस्तों मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, कार्यकाल में आया था, ठीक है, भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का प्रसिद्ध यात्री था। यह पांड्य राजा मरमन कुलशेखर के समय में भारत आया था। फारस का राजदूत अबुल रजाक कहाँ का था? जो फारस का था, किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है दोस्तों। नूनीस जो था पुर्तगाल का था, और जो यह था अश्व व्यापारी था और विजयनगर के साम्राज्य में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। इसमें आपको कुछ युद्ध दिया गया है और आपको क्रम लगाना है। क्या है? निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी में परिवर्तन, अच्छा। अफगानपुर षड्यंत्र, जलाउद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का युद्ध। आप बताइए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था? आपको पता है 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन 4 किसमें है? यही है, यानी ये ऑप्शन कट जाएंगे आपका। खैर, चेक कर लिए। उसके बाद क्या था? उसके बाद जलाउद्दीन जो खिलजी की जो हत्या हुई थी ये 1296 में हुई थी। और जो अफगान षड्यंत्र है ये जो है 1325 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1325 में हुआ था। किसमें? 1325 में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तित किया था ये करीब 1351 के आसपास किया था। यह अपने शासनकाल में किया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लें। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हुई और अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलगू खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहते हैं हम, सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना गया। और फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलता स्थापित की। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पूछा गया है जौनपुर नगर निम्नलिखित स्मृतियों से स्थापित किया, किसके है? किसके याद में स्थापित किया गया दोस्तों? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे,
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसे स्थापित किया गया। इसे जौना खां के नाम से जाना है, इसे जौना खां कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यानी मोहम्मद भाई चचेरे फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति से स्थापित किया था। कब किया था? मोहम्मद शाह जो तुगलक थे, सुल्तान मोहम्मद शाह जो था, यह जौनपुर का स्वतंत्र राज्य के रूप में 1394 में स्थापित किया। कब? 1394 में जौनपुर की स्थापना हुई। कब? 1394। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ अदर फैक्ट दिया गया। मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था कौन? क्या नाम था इसका? मलिक सवर। मलिक सवर जो था, मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क की पूर्व का स्वामी तथा ख्वाज ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सर्की शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित किया और 1479 में बहलोल लोधी ने इसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी, किसने? हुसैन शाह। अगर पूछा जाए जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, कौन? हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली की सल्तनत में स्थापित कर लिया। 85 वर्ष तक जो जौनपुर था दिल्ली से स्वतंत्र रहा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके याद में? अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, या जौना खान जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? क्या नाम है? जैन उल अबेदीन। ये कहाँ का शासक था? ये कश्मीर का शासक था। 1420 में से 1470 से लगभग 50 वर्षों तक लंबा समृद्धिपूर्ण शासन चलने वाले कश्मीर के सुल्तान जैन उल अबेदीन ने सर्वव्यापी सहिष्णुता नीति की अपनाई और कश्मीर को निर्वासित ब्राह्मणों को वापस बुलाया और जजिया कर हटा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी दोस्तों? होसल। होसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, जिसे हैलोबीड कहा जाता है। हैलोबीड कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था और होसल वंश की क्या थी? राजधानी थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं आपको भक्ति आंदोलन संबंधित। ठीक है, अब इसमें कहा गया है भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? आपको पता है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण साउथ इंडिया से हो रहा है, दक्षिण भारत से हो रहा है। और उसमें आप अगर पढ़ा होगा अलवार, अलवार, अलवार और नैनार, दो प्रकार के लोगों ने किया। अलवार जो थे ये भगवान विष्णु से संबंधित थे और नैनार जो थे ये शिव से संबंधित थे। ये इन दोनों ने क्या किया था? भक्ति आंदोलन को उद्योग दिया था। भक्ति आंदोलन का उदय लगभग सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ, जहां इसका प्रसार उत्तर भारत में हुआ। भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ काल में महाराष्ट्र के रहने के बाद गुजरात पहुंच गई, जुड़ हो गई। भक्त आंदोलन से उत्पाद दक्षिण में 8वीं सदी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य के साथ उदय हुआ। ठीक दोस्तों, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रचारित किया था। देखिएगा, जैसे मैंने कहा वैष्णव संत अलवार और जो शैव संत थे उसे नैनार के नाम से प्रसारित किया। इन्हें नैनार के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए शुद्ध अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है? शुद्ध अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है? आपको पता है दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद किसका है दोस्तों? वल्लभाचार्य का। शुद्ध अद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है। उसमें कई मैं बता दे रहा हूं आपको, कई जैसे है क्या कि 6 अपने यहाँ खड़ाक सिद्धांत है। कितने? खड़ाक, 6 सिद्धांत, सॉरी कई दर्शन है। जैसे शंकराचार्य की जो था, शंकराचार्य का क्या आपने पढ़ा था अभी? अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ठीक, उसके बाद क्या था आपने पढ़ा था? उसके बाद आपने पढ़ा जिसे रामानुजन है, इसका क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। इन ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया होगा शायद। शुद्ध द्वैतवाद मत कौन सा? शुद्ध द्वैतवाद अद्वैतवाद पुष्टि मार्ग से संबंधित था। आगे चलते हैं। साखी, कबीर और धर्म दास के मध्य संवादों के संकलन शीर्ष कहाँ है? कहाँ से? अमर मूल। अमर मूल इसका शीर्षक है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? अब बताइए दोस्तों, कौन इस्लाम धर्म से संबंधित था? कौन प्रभावित था? नामदेव। नामदेव जो थे इससे संबंधित थे, मतलब प्रभावित थे इस्लाम धर्म से। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 में नरसी में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय, अगर पूछा जाए बरकरी संप्रदाय किस से कौन संबंधित था, क्या होगा उसका आंसर? नामदेव जी थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। यह मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना को विरुद्ध थे। ठीक है, इन सबका विरोध करते थे। रामचरितमानस का ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये सब तो बच्चा जानता है। आगे चलते हैं, किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूफी संत के सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? कौन थे दोस्तों? नक्शबंदियां। नक्शबंदियां जो थे ये संगीत के विरुद्ध थे। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए और कश्मीर में अपना केंद्र को बनाए। किंतु भारत की शाखा का मुख्य प्रचार 16वीं से 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा किया गया, जो अपने गुरु की आज्ञा के कबूल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? यानी किसने कहा कि कृष्ण एक औलिया थे? इसमें शाह मोहम्मद गौस जो थे, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ठीक है, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। ये वह सत्ताधारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से घनिष्ठ संबंध है इनका। ठीक दोस्तों, मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। उन्होंने हठ हो योग एक पुस्तक भी अमृत कुंड का अनुवाद बरहल उत तौरा के नाम से किया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनमें से कौन से ख्वाजा मोइनुद्दीन जी शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हुरैनी। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? मोइनुद्दीन, फरीकुद्दीन, निजामुद्दीन या नसीरुद्दीन? नसीरुद्दीन जी को, ये नसीरुद्दीन जो है, इन्हों को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शेख नसीरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। जो नसीरुद्दीन थे, निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है मुगल वंश। यहाँ से मुगल वंश शुरू हो जाता है, यानी मुगल वंश से जो प्रश्न बने हैं आरो में, उसको हम देखने चलते हैं। ठीक दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के निमंत्रण दिए थे? और पता है ना दोस्तों, कौन था? दौलत खान। दौलत खान जो था, यही अपने उसके विरुद्ध दिया था। ठीक है, अपने चाचा के खिलाफ। कौन था? इब्राहिम लोदी। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूटकर वापस लौट जाएगा, जिससे वह इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वह उसका लाभ उठाकर, दरअसल जो दौलत खान था वो इब्राहिम लोदी की गद्दी लेना चाहता था और नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने क्या किया था? उसमें आक्रमण करने के लिए उसको आमंत्रित किया था। ठीक है, लेकिन खुद ही फंस गया बेचारा। मध्यकालीन भारत के मुगल शासकों वस्तुतः थे किससे संबंधित थे दोस्तों? चगताई तुर्क थे। ये कौन थे? चगताई तुर्क थे। आगे चलते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। इसकी शाखा प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है,
राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। खानवा का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें जो राणा सांगा क्या हुए थे? पराजित हुए थे। कौन हुए थे? पराजित हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबर ने बाबर ने एक सेकंड, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। अगर पूछा जाए किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, कौन था? खानवा का युद्ध था। बाबर का युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा क्या हुए थे? पराजित हुए थे। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर गाजी की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाए गाजी की उपाधि बाबर ने कब ली थी, क्या होगा? खानवा के युद्ध में। जिहाद का नारा कब दिया था? जिहाद का खानवा के युद्ध में। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी की सिक्का जारी किया था? किसने शाहरुख नामक सिक्का जारी किया था? क्या नाम है उसका? बाबर। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का जारी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हुमायूं से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें कोशिश करेंगे आज मिडल हिस्ट्री खत्म हो जाए, नहीं होगा तो फिर कल ही खत्म करेंगे। शेरशाह सूरी का अंतिम थोड़ा ब्लर है, थोड़ा माफ करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अपने आप सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? किस राज्य के विरुद्ध है दोस्तों? कलिंजर। अब पता है दोस्तों, जो कलिंजर का आक्रमण हुआ था उसमें एक गोला फट गया था, जिसमें इब्राहिम सॉरी शेरशाह सूरी की मतलब डेथ हो गई थी। उसका एक गोला फेंकने से व्यस्त थे, बारूद से भरा हुआ गोला दुर्ग की दीवार पर टकराकर वहीं गिर गया। इसे क्या हुआ? बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोला आग लग गई और फटकर सभी दिशाओं में ध्वंस करने लगा। उसी समय एक गोला उसी समय शेरशाह के समय आया और दुर्ग उससे मतलब कि उसको भी चोटित हो गया और बाद में उसका देहांत हो गया। वो कहता है, शेरशाह सूरी की बड़ी अच्छी एक मतलब लाइन है, कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। ठीक है, शेरशाह के अंतर्गत ताबे और दाम के दाम दाम और चांदी, ताबे का जो सिक्का था उसे दाम कहा जाता था, चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था। का विनिमय दर क्या थी? इसका विनिमय दर 64:1 थी। ठीक है, यानी जो मुद्रा, इसने दो मुद्राएं चलाई थी। मुद्रा कौन सी थी? एक जो चांदी की मुद्रा था उसे रुपया कहा जाता था, जो 178 ग्रेन की थी। जो ताबे की मुद्रा थी उसे दाम कहा जाता था, जो 380 ग्रेन की थी। ठीक दोस्तों, और इनका अनुपात क्या था? 64:1। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ अ, युद्ध दिया गया है, अब युद्ध को आपको क्रम में लगाना है। जैसे देवराहा, इसे दौराहा नहीं देवराहा का युद्ध कहा जाता है। वो कब हुआ था? ये 1532 में हुआ था। जैसे कन्नौज, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में हुआ था। चौसा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। समूहगढ़, समूहगढ़ का युद्ध जो हुआ था 1658 में हुआ था। ठीक है, अब इसका क्रम लगा सकते हैं आप। पहले कौन होगा? पहले फर्स्ट, दूसरा, चौथा और तीसरा, सेकंड, फिर चौथा। पहला, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, 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 चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी आपका सही है। देख सकते हैं, दौराहा दौराह का युद्ध 1532 में हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है। समूहगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा उच्च शिक्षित था? अगर पूछा जाए तो कौन? शेरशाह। शेरशाह, शेरशाह सबसे शिक्षित था। शेरशाह जो था जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और उसी समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? जौनपुर। ठीक है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला का है, वह शानदार शासक, प्रशासक और निर्माता था। बिल्कुल 100% सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उसके युद्ध गुण युद्ध के मैदान में उसकी जीत से उल्लेखित नहीं होते। क्यों भैया? शासक कैसे पता चलेगा?
शासक तभी पता चलेगा, यानी ये गलत है। युद्ध में तो जीतेगा तभी तो, तब कैसे पता चलेगा? घर में बैठने के बाद अच्छा पता चलेगा? ये कहीं होता है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ शेरशाह सूरी के बारे में दिया गया, इसे पढ़ते हैं। लिखा है, शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह शानदार प्रशासक, व्यवस्था निर्माता और आर्किटेक्चर था। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधार के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी, अकबर पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने उसे कई सुधारों को अपने शासनकाल में अपनाया था, जैसे सिक्का हुआ, भूमि पैमाइश हुई और प्रशासन प्रणाली ये थी, अकबर ने उसे अपने शासनकाल में अपनाया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक शासक के रूप में शेर शाह के गुण युद्ध के मैदान में उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। ठीक है, युद्ध के मैदान पर यदि उसने कुछ युद्धों को सफलता प्राप्त हुई तो कुछ युद्ध को असफलता भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हेमू ने दौराहा या देवराहा कभी कभी युद्ध कहा जाता है, युद्ध में अफगान को पराजित किया था और शेरशाह भी शामिल थे। यानी जब इस देवराहा का युद्ध हुआ था, इसमें शेरशाह शामिल हुआ था। इसी तरह शेरशाह द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात के प्रतिफल पर था, यानी उस पर विश्वासघात मिली थी। जबकि प्रशासक के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण हेतु राजस्व सुधार, राजकोष में वृद्धि, ये सब जो सैन्य सुधार जो था, ये सब इसने बड़े अच्छे से बखूबी से किया था। ठीक है, सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो चांदी का सिक्का था दोस्तों 178 ग्रेन का था, तांबे का सिक्का जो था 380 ग्रेन का था। इनका जो अनुपात जो था 64:1 था। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने किया था? किसने किया दोस्तों? शेरशाह ने किया था। जो इस किले का निर्माण किसने किया? शेरशाह ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अकबर से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको देख लिया जाए। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्र जीतने के लिए, बिल्कुल सही है भाई, जाना ही जाता है। अपनी प्रशासन व्यवस्था के लिए, बिल्कुल। न्यायिक प्रशासन के लिए, बिल्कुल। धार्मिक कट्टर नहीं, अकबर में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, यानी एक दो थी, क्योंकि उसने खुद बहुत ही अजीब तरह का शासक था। ये अजीब तरह मतलब बहुत उदार शासक था। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल नीति, सुलह कुल नीति यह थी कि जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था और रिस्पेक्ट किया जाता था। ठीक दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना को सेनापति कौन था? कौन था उस वक्त? हकीम हकीम सूर। जो हकीम सूर थे उस वक्त क्या थे? महाराणा प्रताप के जो थे सेनापति थे। पूछ लिया जाए, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, शायद आप भूल जाएं ये क्या, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये यही सत्य है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और इसमें एक तरफ मुगल सेना थी और जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और आसफ खान कर रहे थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी और जिसमें इसके सेना का अग्रभाग को अफगानों की एक टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व हकीम खान, यानी एक अफगान टुकड़ी थी। कौन कर रहा था? हकीम खान कर रहे थे। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप सेना के राजपूत सेना के सेनापति कौन था? पूछना, हकीम खान। बार बार पूछा हुआ प्रश्न। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? यानी राजपूतों की बात किया जाए, कौन थे? कछवाहा थे। कछवाहा जो राजपूत सर्वप्रथम इन्होंने किया था। अमेर के शासक राजपूत कछवाहा रवंशी भारमल जो थे या बिहारी में जिसे कहा जाता था, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम या पहले राजपूत शासक था। ठीक है, यह पहला राजपूत शासक भी था जिसने स्वेच्छा से अकबर को स्वाधीनता स्वीकार की लिए और संबंध भी किया था, स्वाधीनता भी स्वीकार किया था। अब इसमें दिया है कुछ अकबर के शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाओं को उसको कालक्रम में लगाना है। ठीक है, जैसे जजिया कर। जजिया कर अकबर जो था कब किया था? 1564 में समाप्त किया था। इबादत खाना का निर्माण कब किया था दोस्तों? 1575 में किया था। कब किया था? 1575 किया था।
ठीक है, आगे क्या है, दीन इलाही की जो स्थापना की है 1582 में किया था और इसका 1589 में किया था। तो वो दोस्तों 1579 मत कलम लगा लीजिए। पहले कौन, पहले पहला होगा, फिर उसके बाद ये दूसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसमें भी दिया गया कुछ कालक्रम लगाना है, जैसे अम्बेर की राजकुमारी, से अकबर का विवाह, तुर्काई का युद्ध, मालवा का युद्ध, मुगलों पर आक्रमण, उड़िया का समय। दोस्तों थोड़ा मैं गले में मेरे खराश आ रहा है, आज के लिए बस इतना, खांसी जैसी स्थिति आ रही है। अब आज के लिए इतना ही, बस आगे रिकॉर्डिंग करेंगे, कल कल क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब हमारे टेलीग्राम चैनल अमोघ अमोघ वहां से जुड़ सकते हैं और इसका फायदा से उसका पीडीएफ वगैरह सब फ्री मिल रही है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने इस प्रश्न तक देख लिया था। अब आगे देखते हैं कौन सा जहांगीर से संबंधित कौन से प्रश्न आर में पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल विवरण दिया, यानी ऐसे कौन सा डच पर्यटक है जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है? कौन है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। और ये थे, और हॉकिंस हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। और ये जो वहां के ब्रिटेन के राजा थे, जेम्स प्रथम, कौन? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे पीटर मुंडी जो है दोस्तों, ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। किसके? शाहजहां के शासनकाल में आया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पीटर मुंडी ब्रिटिश का यात्री था और जो शाहजहां के शासनकाल में आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर भारत आया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? कौन सा है दोस्तों? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? बाहर से बाहर लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदर्रा नामक स्थान पर स्थित है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1627 में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त के वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है दोस्तों? बताइएगा। जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहाँ पे है? चूंकि प्रयाग में स्थित है, जो अकबर का किला है प्रयाग वाला, यहीं पे स्थित है। और इसमें क्या था कि इसमें चूंकि कौशाम्बी था, कौशाम्बी से इसने लिवाया था। ठीक है, कनिंघम के मतानुसार यह मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। बाद में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के मात्रों के संग भेदने के निर्देश भी खुदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शाहजहां संबंधी जो प्रश्न बने हैं देखते हैं। लिखा, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा आरंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पोबोस, सिजदा और पोबोस दोनों होता, सिजदा और पोबोस। सिजदा क्या होता है? सिजदा जो होता है, जो झुक कर क्या नाम है, मतलब प्रणाम किया जाता है राजा को। पोबोस मतलब एकदम लेट के किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। एक सेकंड धैर्य रखिएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए ईरानी दरबारी रिवाज, कौन सा? सिजदा, को समाप्त कर दिया। जमीन बोस की प्रथा भी समाप्त कर दी गई। पगड़ी पर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक दोस्तों, औरंगजेब से संबंधित प्रश्न देखते हैं। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? और ये जो है औरंगजेब को ही क्या है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था, वह स्वयं पर अभ्यास करता है। यानी मान लीजिए हमें दूसरे को कुछ लागू करना, मतलब दूसरे को, आप लोग को चाय नहीं पीना है तो यह खुद से लागू करेगा, हाँ पहले मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठीक है, उसको स्वयं लागू करता था। ठीक है, उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा
वह अपने युग के प्रचलित दुष्कृत्यों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। ठीक है, इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे, मुसलमान उसे जिंदा पीर भी के रूप में मानते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की शर्त हस्ताक्षर की थी? कौन था दोस्तों? जयसिंह। जयसिंह के शासन, जयसिंह से इसने किया था। ठीक है, जयसिंह से किया था, क्योंकि आपको पता है ना, पुरंदर की संधि जो शिव उसको धोखा देना चाहते थे और शिवाजी को, इसलिए 1665 के आरंभ में 1600 एक माफ करिएगा 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। ठीक है, वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्हें समझ लिया कि बीजापुर जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है, क्योंकि औरंगजेब पहले उनको हराना चाहता था, लेकिन खुद समझ गया नहीं, इससे संधि करना जरूरी है। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी की संधि की। पुरंदर की यह संधि 1665 में हुई। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली के लाल किले पर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया दोस्तों? औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली में एक चीज, मोती मस्जिद दो है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है। क्या नाम है? आगरा में है। ठीक है, आगरे वाले का निर्माण किसने कराया था? आगरे वाले जो निर्माण कराया है वो जहां ने कराया था। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए, एक जामा मस्जिद है दिल्ली के लाल किला के बाहर, जो ने जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो है दोस्तों, उसका निर्माण जो कराया है, किसने कराया था? शाहजहां करवाया था। शाहजहां करवाया था। कहाँ पे है? ये किले के बाहर है, और किले के जो अंदर है, किले के अंदर जो है, किले के अंदर जो है, इसका निर्माण कौन कराया था? औरंगजेब। औरंगजेब। थोड़ा मैं पेन इसका पतला कर लूं, पेन इसको पतला करें, जो कि पतला मोटा ज्यादा है। औरंगजेब ने कराया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दिल्ली के लाल किला के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद यानी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपने योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, सॉरी, किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक दोस्तों, औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद का आवश्यकता अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दोस्तों? दारा शिकोह क्या दिया था? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दिया था। क्यों दिया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादा द्वारा दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया गया था। ठीक है, पूछा जाए सिर ए अकबर किससे संबंधित? उपनिषदों का मतलब अनुवाद किया गया है। ठीक है, इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है, और शाहजहां द्वारा दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमें यह देखना है मुगल कालीन जो चित्रकला है या संगीत कला है उसके बारे में। चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ किया था। किसने किया था? हुमायूं ने इसका प्रारंभ किया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने फारस, अफगानिस्तान और निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन कौन है? एक है अब्दुल समद है, दूसरा मीर सैयद है। ठीक है, इन 2 चित्रकार थे। मुगल कालीन साहित्य पूछा गया, बाबरनामा अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? बताइएगा। लेडेन और रस्किन ने किया था। तुजो के बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। अगर पूछा जाए जो मतलब बाबरनामा है किस भाषा में लिखा गया, तो तुर्की में लिखा गया। बार पूछा गया प्रश्न है, और इसका फारसी में अनुवाद बाबरनामा है। पयांदा खां और अब्दुल रहीम खाना खान ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। अगर पूछा जाए कि इसका अनुवाद किसने किया था फारसी में, तो क्या होगा? अब्दुल रहीम और खाना खान ने किया था। ठीक है,
जबकि बाबरनामा अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडन विलियम रस्किन ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? जो अनुवाद किया था और किस शीर्षक में किया था, क्या नाम? रजनामा। रजनामा जो है इसका फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। और करने वाला कौन है दोस्तों? अनुवादक कौन था? फैजी। अनुवादक कौन था? फैजी, ठीक है। आगे चलते हैं। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां और बदायूं फैजी आदि के विद्वानों के सम्मिलित रूप से किया गया था। ये लोग मिलकर किए थे, ठीक है। और जबकि रामायण को बदायूनी ने फैजी के लीलावती, अब्दुल फजल ने कालीबदन को फारसी में अनुवाद किया। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, मतलब ध्यान दीजिएगा, बस माफ करिएगा इसके लिए। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अभी जस्ट किए हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है दोस्तों? अभी जस्ट पढ़ा है, महाभारत। मुगल विधि विविध, आपको कुछ अलग चीजों को देखना है। जो मनसबदारी सिस्टम, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड पर उत्तर चुनिए। पहला क्या है? जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते हैं। अच्छा। मनसबदारी अनुवांशिक अधिकार होते थे। अच्छा। मनसबदार 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आप बताइए जल्दी से। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अनुवांशिक पद नहीं था। मनसबदार जो थे अनुवांशिक पद नहीं थे। चारों, ये भी कथन गलत है। चारों कथन गलत नहीं है। चारों कथन सही भी नहीं है। ऑप्शन 1, 2, 3, 1 और 3 सही है। क्या है मनसबदारी बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मनसबदारी कैसी थी? मनसब शब्द का थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सपोर्ट करिएगा बस। अर्थ श्रेणी अथवा पद है, तो मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित है। अगर पूछा जाए मनसबदारी व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थे? दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ किया था। इसके तहत जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात पद हाथी, घोड़े आदि सभी के संख्या गोतक था, जबकि सवार पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिनमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसबदारों की संख्या में बराबर सवार करते थे। यानी जात और घुड़सवारी सेना और पैदल सेना इसमें दोनों होती थी। ठीक दोस्तों। दूसरी श्रेणी में कौन आता था? वे मनसबदार आते जिनकी सवारों की संख्या उनके निर्धारित मनसबदार के आधार पर एक होता था। जितना मनसबदारी निर्धारित की गई उतने ही सवार होते थे। दूसरा ये होता था कि जितने मनसबदारी निर्धारित की जाती थी उसकी आधी सवार होते थे। ठीक है। जितनी जो होता था कि वे मनसबदार जिनके सवारों की संख्या निर्धारित मनसबदारी के आधे से कम होती है, नहीं आधे से कम। जिन्हें मान लीजिए उनको 500 मनसबदारी दी गई तो उनको 250 से कम सवार रखने पड़ते थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। इसमें सूची 1, सूची 2 मतलब आपको कुछ बादशाह दिए हैं, उनसे संबंधित जो है मतलब कि दीवान दिए हैं। जैसे अकबर शासनकाल में कौन दीवान था? जहांगीर शासनकाल में कौन दीवान? शाहजहां और औरंगजेब। अकबर शासनकाल में कौन जहांगीर दीवान थे दोस्तों? मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान जो था अकबर के शासनकाल में दीवान था। और गियास बेग जो था, आपको पता है गियास बेग कौन था? ये नूरजहां का क्या नाम था? हस्बैंड था। गियास बेग इमारत दौला। ठीक है। शाहजहां का शासनकाल में कौन था दोस्तों? सदाउद्दौला और अब्दुल असद खान औरंगजेब। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए 1 में 3, 1 में 3 किसमें? ये है 1 में 3, 2 में 1। 1 में 3, 2 में 1 किसमें है? ये ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। ये देखिए अकबर शासनकाल में मुजफ्फर खान, जहांगीर के शासनकाल में गियास बेग इमारत दौला, शाहजहां के शासनकाल में सादुल्ला खान और औरंगजेब शासनकाल में असद खान। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं के विचार कीजिए, उनके कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बताइएगा। 1540 में हुआ था। किसमें? 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, बताइएगा। 1527 में होता है। कालक्रम लगाइए। पहला कौन है, पहले तीसरा आएगा, फिर इसके बाद 1500, ये 27 से, सॉरी 27 से तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। देखिए कौन ऑप्शन है तीसरे के बाद चौथा, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले चौथा, चौथे के बाद फिर दूसरा, चौथा, चौथे के बाद दूसरा, फिर पहला, चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन ए ये सही है। देखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? कौन सा स्थान था दोस्तों? दिल्ली। आज को पता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई थी। अंत में जब इसे मार दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, उसके बाद इसको दिल्ली में ही दफनाया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दे दी। 1559 में दारा का सिर काट दिया गया। इटालियन इतिहास का मतलब उनको सिर काट दिया गया। निकोले मनोची बताते हैं क्या, अपनी पुस्तक स्टोरिया द मोगोरा में लिखते हैं कि दारा का सिर ताजमहल में दफनाया गया, जबकि उसका धड़ हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी है। बाप रे, इतने क्रूर शासक, यानी सत्ता के लालच में भाई भाई की हत्या कर दिए हैं। इतने ससुरे ये बेवकूफ शासक थे। क्या मतलब है सर रख के। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम आप व्यवस्थित कीजिए। आपको दिया गया कौन सबसे पहले होगा, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आएगा? पहले तीन ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले जहांगीर, बहुत सही, पहला मतलब यही ऑप्शन सी। ऑप्शन मतलब सबसे पहले जहांगीर, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसका अहमद शाह, उसके बाद बहादुर शाह। बहादुर शाह सेकंड मतलब कौन सा? बहादुर शाह सेकंड वही जो 1857 का में मारे गए थे बेचारे। ठीक है, ये बहादुर शाह सेकंड मतलब बहादुर शाह जफर। ठीक है, क्या 1837 से 1857 तक थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। युद्ध द्वारा निम्नलिखित युद्धों को विचार कीजिए तथा कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। फिर से वही प्रश्न आ गया है सामने। ठीक है, कर लीजिएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ है। चंदेरी की युद्ध कब हुआ बताइएगा? 1528 में हुआ है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ है और चौसा की युद्ध 1539 में हुआ है। व्यवस्थित कीजिए। पहले सेकंड होगा, पहला सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। सॉरी, ये 39 है, ये पहला चौथा, पहला सेकंड, सेकंड पर चौथा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, आप करिएगा। चंदेरी के युद्ध 1528, चौसा के युद्ध 1539, कन्नौज के युद्ध 1540 और तालीकोटा के युद्ध 1565। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों को सहायता से ढूंढें। पहला है, अब इसमें कालक्रम व्यवस्थित करना है कौन सा कब किया गया है। जैसे अहिल्याबाई, दुर्गाबाई, पद्मिनी और ताराबाई। इसके जब देखेंगे सबसे पहले कौन सा? पद्मिनी आ रही है, पद्मिनी आ रही है। उसके बाद दूसरा दुर्गावती आती है। ठीक है, उसके बाद ताराबाई आती हैं, उसके बाद पहला अहिल्याबाई। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ठीक है, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी क्या है, जौहर कर लिया था। आपको पता है ना, वो कहानी सुनाया था जौहर वाली। दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती जो थी, गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी और अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने के कारण वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। फिर ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। अहिल्याबाई मराठा होलकर की वंश की शासिका थी और होलकर वंश के इंदौर के काबिज अथा इंदौर पर काबिज थी। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ विदेशी यात्री दिया गया है, उसके आने का क्रम दिया गया। अब पता है हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच में आया था, यानी, और टॉमस रो 1615 से 1619 के बीच में आया था, यानी ए में 2 बी में 1, ए में 2 बी में 1, ये देखिए आपको फंसा दिया ये। अब राल्फ पिच जो आया था, राल्फ पिच एक ध्यान देने वाली बात है, ये अकबर के शासनकाल में आया था। कब आया था? अकबर के शासनकाल में आया था, यानी 1583 में आया था, यानी डी में 3, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन आपका डी 3 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया ये देखिए, हॉकिंस 1608 से 1611, थॉमस रो 1615, मनुची 1653, राल्फिच 1583। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है शासनकाल, सोचिए आपको मिलाना, जो शासक है ऊपर से जो मस्जिद उन्होंने बनवाया है, जैसे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो संभल का है, किसने बनवाया? दोस्तों इसको बाबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? बाबर ने। पहले 1-1, ऑप्शन पहला ही सही है। फिर देखिएगा, दीन पनाह हुमायूं ने बनवाया है। अकबर ने जहांगीर की महल बनवाया। अगर पूछा जहांगीर महल किसने बनवाया तो क्या होगा? अकबर ने बनाया है। जहांगीर ने क्या बनाया? इमातुद्दौला का मकबरा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने मिटा दिया, इमातुद्दौला का मकबरा, अकबर का जहांगीर महल, हुमायूं को दीन पनाह और बाबर का जामा मस्जिद संभिल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? कौन? हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये कौन थे राजा बनने वाले थे? देखिएगा, उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट पर निर्भरता जो थी भूमिका निभाने लगे। नहीं, सम्राट की मतलब अब वो सम्राट जैसी स्थिति में आ चुके थे। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखशायर को सिंहासन पर बैठाया और 1719 में सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट थे, रफीदुद्दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल को सैयद बंधु का पतन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ है सिख धर्म से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? किसे घोषित किया? लहना। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है ये। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ? तलवंडी, जो आज पाकिस्तान वाला क्षेत्र है पंजाब का, वहां हुआ था। और ये सिख के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ का चलाया। अपने शिष्य को लहना को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु थे। अगर लहना का नाम क्या था? गुरु अंगद। इन्हें क्या कहते थे? गुरु अंगद, गुरु अंगद। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा ब्लर है, थोड़ा ब्लर है, कंप्रोमाइज करने की कोशिश करिएगा, सपोर्ट करिएगा। किस सिख गुरु को अकबर के 500 बीघा जमीन दी? किसने, किसके दिया गया था? रामदास को। रामदास को अकबर ने क्या किया? 500 बीघा जमीन दिया। तो मैं पढ़ बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? कहां पर स्थित है दोस्तों? हेमकुंड में। हेमकुंड में कहा? उत्तराखंड के जो स्थित है, वहां पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। निम्नलिखित सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बहुत सही, इनको मृत्युदंड मिला है। किसके किसके द्वारा मिला है? ध्यान दीजिए। गुरु जो अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव को जो 5वें सिखों के 5वें गुरु थे, इन्हें जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने दिया था। कौन दिया? जहांगीर ने दिया था, ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर को कौन दिया? औरंगजेब ने दिया था। कौन सा? औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, आगे चलिएगा। कौन होगा? 2 और 4, ऑप्शन 2 और 4, यानी ऑप्शन बी ए सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमारी खुसरो की सहायता के
आशीर्वाद की थी इन्हीं को, अर्जुन देव ही थे जिनके इसलिए इसे जहांगीर ने फांसी ही चढ़ा दिया था। अब हमें मराठा संबंधित कुछ तथ्य इसको देखना है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित थी? कौन सी मुद्रा प्रचलित थी दोस्तों, बताइएगा? रुका। रुका मुद्रा जो थी छत्रपति शासन के रूप में प्रचलित थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। रुका ताबिक मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी, टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। ठीक है, किसके बारे में पूछा था? रजत मुद्राएं नहीं थी। कौन सी रजत मुद्राएं? रुका। ये सब कैसी थी? ये चांदी की मुद्रा थी। ये सब कैसी मुद्रा? चांदी की मुद्रा थी। आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कब उन्होंने कौन सा काम किया था? जैसे अब पहला ऑप्शन दिए, चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, और चाकन काल पे जो किले पे जो विजय किया था दोस्तों, कब किया था? 1648 में किया था। फिर उसके बाद मुगलों को मतभेद का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1657 में शुरू हुआ था। और फिर अफजल खां का प्रकरण कब शुरू हुआ था? 1659 में शुरू हुआ था। और ये जो है सूरत पर आक्रमण 1664 में हुआ था। बाकी से लगा सकते हैं क्या? सबसे पहले कौन सा होगा? चाकना पहला, सबसे पहले दूसरा, उसके बाद तीसरा, पहला तीसरा, पहले बाद तीसरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया है चाकन किले पर विजय 1648 में, मुगलों का मतभेद 1657 में, अफजल खां का प्रकरण 1659 में, और सूरत पर आक्रमण 1664 में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज के शक्ति रूप उभरे। बिल्कुल सही है। मराठा से पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र को संकल्पना थी। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन व्याख्या, सॉरी, ये स्टेटमेंट देख लें। मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना नहीं, ऐसे ये पहले नहीं थे। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख ले। मुगलों साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय के आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जात, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास के स्थान पर एकता आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, परंतु एकीकृत भारत राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। ताराबाई जिसकी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती थी, उस वक्त ताराबाई के नेतृत्व में इसका था हाथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आएंगे, वहां उसे आप देखिएगा। साथ में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, कि मेरा एक चैनल है, कौन सा? अमोक क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री में सभी कंटेंट उपलब्ध हो रहे हैं, और आपको आरओ एआरओ और पेट जैसी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, यूपी पीसीएस 2025 को भी टारगेट करके तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।